बड़ा भाई कौन, जेडीयू या बीजेपी? 100 से ऊपर या 100 से नीचे सीट? कि लालू यादव और नीतीश कुमार में एक अंतर है, ये जगह कब्रिस्तान यादवों द्वारा घेरे हुए गए थे, मजबूत लोगों के द्वारा। क्यों कभी उन्होंने भूरा बाल साफ करने की बात तो नहीं की। टूटा हुआ डंडा। हाँ, तो ये किस दल के लिए है? प्रशांत किशोर जी को विपक्ष नहीं मानता। प्रशांत किशोर जी बरबोले हैं, देश में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता जल्दी है नहीं। इंडिया गठबंधन उसी समय टूट गया जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए का हाथ थामा और एनडीए के साथ आए। प्रशांत किशोर जब बोलते हैं तो उनके बातों का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम उनको ना पक्ष मानते हैं ना विपक्ष मानते हैं, वो है ही नहीं कहीं। इधर रहे या उधर, यानी नीतीश सबके। लालू यादव के पास मैं तब थोड़े दिनों रहा जब उन्होंने ये कहा कि ये पार्टियां A to Z की होंगी। मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब है। अच्छी बात है, प्रशांत किशोर जी अपने मुगालते में रहे। नीतीश कुमार जी के विजन के सामने क्या बात करेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, न मैं पीके को वैल्यू देता हूँ, न पुष्पम प्रिया को। क्या राजा बनने के लिए जेडीयू कम सीटों पे समझौता करेगी? नहीं, ये तो चिराग पासवान से पूछना पड़ेगा वो क्या सोच रहे हैं। हम लोगों को तो 115 पे लड़ने का मन है कि कम से कम एक जो पिछली बार लड़े थे उतना सीट हम लोगों को मिले। अगर 115 पे जेडीयू लड़ती है तो सर बीजेपी, चिराग मांझी किसके कोटे में? नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। इनका नाम है हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जेडीयू के जो प्रमुख रणनीतिकार हैं, एक नाम इनका भी आता है। आज हम हर्षवर्धन जी से समझेंगे कि बिहार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या पार्टी की रणनीति है, विपक्षियों को चित करने के लिए क्या इनके पास रणनीति है, दोस्तों को साथ लेकर चलने के लिए क्या रणनीति है। तो इन सभी सवालों से हम मिलेंगे और सीधे हम चलते हैं हर्षवर्धन जी के पास। सर, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर। भारत एक्सप्रेस के लोगों को नमस्कार, जितने भी दर्शक हैं, और अभिरंजन जी आपका स्वागत है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, मैं बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर कि आप क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट के फैन हैं। हाँ, फैन। और मैं जब भी आपसे मिला हूं तो कहीं ना कहीं आप वीडियोज वगैरह देखते रहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अगर बैटिंग में कहिएगा तो विराट कोहली साहब हैं, जो सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका खेलना, उनके तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। फास्ट बॉलिंग में बुमराह हैं, वो बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। और अगर देखा जाए तो स्पिन में जडेजा साहब हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं, इसलिए ये तीनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। सर, जो तीन नाम आपने लिए, विराट कोहली अपने बल्ले से विरोधियों को चित करते हैं, बुमराह जो है अपने तेज गेंदबाजी से चित करते हैं, और रविंद्र जडेजा का आपने नाम लिया, वो अपने स्पिन से कलाई के बदौलत विपक्षी बल्लेबाजों को नचाते नजर आते हैं पिच पे। मेरा सवाल ये है सर कि जिस हिसाब से जेडीयू चुनाव में जा रही है, जेडीयू के पास क्या रणनीति है कि विपक्षियों को नचाएं और दोस्तों को साधें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू की बात मैं कर रहा हूं। मैं, अगर आप सिर्फ जेडीयू की पूछना चाहते हैं, एनडीए की बात नहीं पूछना चाहते, क्योंकि एनडीए चुनाव लड़ रहा है, तो एनडीए के साथ मिलकर हम सभी सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप जेडीयू की बात पूछना चाहते हैं तो इस बिहार में, क्या मैं बोलूँगा इस देश में, अमित शाह जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, सबों ने कहा है ये बात कि अगर कोई इस देश में सबसे बड़ा सेकुलर लीडर है तो वो है नीतीश कुमार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता जल्दी है नहीं। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अपने कामों को के द्वारा अपने को मजबूत किया, उन्होंने जिस तरह से क्राइम को बिहार में ख़त्म किया, जिस तरह से प्रगति लाई, और जो भी चीज़ वो अपने माध्यम से जो भी चीज़ वो लाए, वो सारे के सारे बाद में देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री के द्वारा, पहले प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हों या अभी के जो सरकार है बीजेपी की, उनको अडॉप्ट किया और उसको पूरे देश में लगाया। इससे पता चलता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो बिहार की जनता जानती है कि बिना नीतीश कुमार के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है और जिस प्रगति से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें और प्रगति में तेज़ी लानी है,
तो हम लोगों को नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहना होगा, और नीतीश कुमार की जो नीति है उसी को सारे नेता लेके चलते हैं, और वही वो अपने आप में सफिशिएंट है, किसी और की जरूरत नहीं है हमें। सर ये तो बात नीतीश कुमार की, आपकी रणनीति क्या है? किस आधार पे आप विरोधियों को चित करेंगे? देखिए, विरोधी हमारे यहाँ चित हैं, हमारे यहाँ विरोधियों को चित करने के लिए उठने की कोशिश कर रहे हैं और गलत और अनर्गल चीज़ों को ला रहे हैं, हल्के चीज़ों को। और अब विपक्ष अपने जो भी कार्यक्रम चला रही है, जिस तरह की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या फिर आपको चुनाव आयोग के खिलाफ, इससे वो और हल्की होती जा रही है, कोई मजबूती नहीं है। आप देखिएगा कई बार टीवी पे बोलते हुए पोस्टर्स लेके बैठे रहते हैं विपक्ष के लोग, ये बहुत ओछी बात है, हल्की बात है। आप अपनी बात से और अपनी जुबान से बताएं, आपने जो काम किया या कोई गलत बात है उसको जुबान से बोले, ना कि तख्ती और पर्ची। इसका मतलब है कि आप बोल नहीं सकते हैं, आपको सरकार के खिलाफ बोलने का आपके पास कोई शब्द नहीं है। अगर शब्द है तो अपने शब्दों से बोलिए। प्रजातंत्र में फ्री है, सभी लोग बोल सकते हैं, कोई भी बात बोल सकता है, सरकार के खिलाफ भी और सरकार के पक्ष में भी। और मैं तो देख रहा हूं कि कई विपक्ष के लोग सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। मैंने सरकार के पक्ष के लोगों, कोई विपक्ष के लोगों के सबके तरफ बोलते हुए नहीं सुना। कई विपक्ष के लोग सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। इससे पता चलता है कि विपक्ष ध्वस्त है, टूटी फूटी है, और इंडिया गठबंधन उसी समय टूट गया जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए का हाथ थामा और एनडीए के साथ आए। मतलब हमारे यहाँ एक भोजपुरी में कहावत है कि टूटहा लाठी से बाघ नहीं डरता, लेकिन विरोध करने के लिए जो मुद्दे हैं वो विपक्ष के पास नहीं है। सर अभी आपने टूटहा लाठी बोला, मतलब टूटा हुआ डंडा। हाँ हाँ, तो ये किस दल के लिए है? मतलब विपक्ष के लिए है कि आप आके और उससे आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को डरवा दें और कमजोर कर दें, तो हो नहीं सकता। तो विपक्ष में कौन, प्रशांत किशोर या इंडिया गठबंधन या कोई वहां पर्टिकुलर? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी को विपक्ष नहीं मानता, क्योंकि ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा थी। एक चुनाव उन्होंने लड़ा था, चारों लोगों के ऑलमोस्ट एक लोगों को छोड़ के मेरे अंदर से जमानत जब्त हो गई थी। तो कोई लड़ाई उनकी लड़ी नहीं, ना उनको देखा है। वो अभी जुबानी जंग लड़ रहे हैं। तो जुबानी जंग वाले को मैं नहीं बोल रहा, जुबान से किसी के बारे में कुछ भी बोलना। अभी तक उनका एक्ट जो है, जितनी भी चीजें हैं वो जुबान से है, जमीन पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। लेकिन सर सोशल मीडिया में जो तस्वीरें आ रही हैं ग्राउंड से, वो ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब लगातार लोगों का हुजूम उनके पीछे उमड़ रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया मैनेज करना अपने आप में एक आर्ट है, और जिसके वो मास्टर हैं, और आज से नहीं है। आप मानते हैं कि वो मास्टर? हाँ, पिछले 15 सालों से मुझे लगता है कि वो इस आर्ट में मास्टर हैं, कि वो सोशल मीडिया और मीडिया और इस सब को मैनेज करना, अपने आप को प्रोपेगेंडा में ऊपर करना। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब वो निकले थे तो हमारे यहाँ नोटा में लोग वोट देते हैं। इंडिया में जो लोग इधर को भी नहीं देना, उधर भी नहीं देना चाहते हैं, नोटा में कुछ लोग वोट दे देते हैं, वो आधा %, 1%, 2% लोग। तो वैसे लोगों ने उनको सुनना शुरू किया। फिर उनको प्रचार प्रसार की बड़ी अच्छी आदत है, उन्होंने बहुत जोर से प्रचार प्रसार किया उस चीज़ों को, उन छोटे छोटे चीज़ों को। अब लोग देखने चले आते हैं। हमारे यहाँ तो जेसीबी लगा दीजिए पुल के नीचे दौड़, तो कम से कम 2000 आदमी खड़ा होकर देखने लगता है जेसीबी को कि कर क्या रहा है। तो प्रशांत किशोर उसी टाइप से अपना भी घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, नया चीज़ है, क्योंकि वर्षों से लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार और एनडीए को सुना है, उधर विपक्ष को भी सुना है। तो नया चीज कोई बोल रहा है तो खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ 14 करोड़ की आबादी है बॉस। लेकिन सर आपने अभी माना ये चीज कि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं। हाँ, जी हैं। और वो कहते हैं कि पीएम भी मैंने ही बनाया है और सीएम भी मैंने ही बनाया है। बॉस, मैं तो बोलता हूँ कि पीएम और सीएम तो इन्होंने बनाया है। इस बार चुनाव में इनका पता चल जाएगा कि क्या बनाए हैं और क्या नहीं बने हैं। अरे जो बन रहा है उसको बनाने में आपने एक अच्छा प्रचार और प्रसार किया, तो इसका मतलब है कि फिल्म जो हिट होती है वो डायरेक्टर से नहीं होती है, जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग कहें कि हमने हिट करा दिया। तो प्रशांत किशोर जी बरबोले हैं और जो मन करता है बोलते हैं, और इसी से पता चलता है कि राजनीति में बहुत कच्चे हैं। लेकिन सर जब वो बोलते हैं, प्रशांत किशोर जब बोलते हैं, तो उनके बातों का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो देना ही नहीं चाहते ना, कोई मतलब नहीं है। मैं अभी, आपने पूछा, मैंने बताया, बट उनके जवाब देने की, क्योंकि मैं उसको विपक्ष मानता ही नहीं ना। आप विपक्ष जिसको नहीं मानते हैं, जिससे मेरी लड़ाई ही नहीं है, जो शून्य पे हैं,
उनके साथ हम क्यों जाके अपने बारे में अपना टाइम खराब करें? जिससे मेरी लड़ाई है, उनके अवगुणों को मैं गिनाता हूं, मैं अपने गुणों को गिनाता हूं, यही मेरा काम है। हम उनको ना पक्ष मानते हैं ना विपक्ष मानते हैं, वो है ही नहीं कहीं। ने कहा कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो उनका करना ही एक रणनीति है, उस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने जो किया, हमारे कार्यकाल में जो हुआ, फिर मैंने वही कहा। दूसरा मेरा सवाल ये है सर, आपका कार्यकाल या किसी का कार्यकाल नहीं है, ये कार्यकाल पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार का कार्यकाल है। अगर अच्छा हुआ है तो नीतीश कुमार जी ने किया है, बुरा हुआ है तो नीतीश कुमार जी ने किया है। और आप सारी अच्छाइयां गिना रहे हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने अच्छा किया है। जैसे आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से हैं, इधर रहे या उधर, यानी नीतीश सबके हैं? इधर उधर नहीं। देखिए, मैं अभी पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, नीतीश कुमार खड़े हैं, लोग आते जाते रहते हैं। तब नीतीश कुमार सबके हैं जो पोस्टर लगा था। हाँ है। नीतीश कुमार गरीब से लेके अमीर तक के, बड़े जाति से लेके छोटी जाति तक के, दलित से लेके अति पिछड़ा और गरीबों, सब के लिए उन्होंने काम किया। ऐसा नहीं है कि किसी एक तबके को उन्होंने छोड़ दिया और बाकी लोग। कभी उन्होंने भूरा बाल साफ करने की बात तो नहीं की, कभी उन्होंने इस तरह का कोई बात तो नहीं किया। उन्होंने तो सबको मिला के चले हैं ना। और सभी, उनका मानना है कि बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो सब के सब नीतीश कुमार के हैं और नीतीश कुमार उनके हैं। सर, अभी आपने जिक्र कर दिया भूरा बाल साफ करने की बात। कुछ साल पहले आप लालू यादव के नजदीकी रहे हैं। हाँ, रहे हैं। नीतीश, जब लालू यादव के पास मैं तब थोड़े दिनों रहा, जब उन्होंने ये कहा कि ये पार्टियां A to Z की होंगी, हम लोग चेंज कर रहे हैं अपनी बातों को, और उन्होंने काम किया। इस बारे में लोगों से कहना शुरू किया। जब वो सीटें बहुत कम हो गई, उनकी 20-22 सीटें हो गई, तो उनको लगा कि अब सबको मिला के चलना चाहिए। वो टाइम था जब हम लोग उनके साथ थे, जब हम लोगों को लगा कि नहीं, ये तो फिर पुराने ही रास्ते पे चल रहे हैं और अपने खुद तो चल ही रहे हैं, अपने पुत्र को उसमें और मजबूती से उसमें डाल रहे हैं। तो फिर हम लोगों को वहाँ रहना ठीक नहीं लगा, हम लोग वहाँ से चले, हट गए। उन लोगों के साथ आ गए जो देश और प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि काम करने वाले लोग हैं। सर, आप जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जी, राष्ट्रीय महासचिव। आपकी मुलाकात नीतीश कुमार से तो होती रहती होगी? जी, होती है। विपक्ष का एक अक्सर आते रहता है, दिखते रहता है कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी से जब भी हमारी मुलाकात होती है, मुझे हर बार वो और मैच्योर्ड और अच्छी बातें करते हुए मिलते हैं। हमेशा वो बहुत बहुत स्पष्ट और सीधी बात करते हैं और ज़्यादातर वो काम की बातें करते हैं। उनके पास बैठकर आप गपबाजी नहीं कर सकते। वो, उनके पास आप काम की बातें करिए। आप, अगर हम जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो संगठन में क्या मजबूती हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, इस पर डिस्कशन करूंगा और उनकी जवाब बहुत अच्छी होती है। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है। विपक्ष क्यों कहती है? वैसे एक उम्र है, उम्र के बाद कोई 40 बरस का आदमी, मतलब आप क्रिकेट बोल रहे हैं ना, 20 बरस का लड़का और 40 बरस का आदमी एक साथ बराबर तो क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन उसको खेलने सबसे अच्छा आता है। वो जानता है, टेक्निक्स को सबसे अच्छे तरीके से जानता है। और आज मुख्यमंत्री जी के पास जो विज़न है, जो अभी भी सोच है, जिस तरह से उन्होंने किया कि बिजली को कैसे हम मुफ्त भी दें और उससे फिर बिजली निकाले भी कि प्रदेश को गड़बड़ ना हो, उनकी ये सोच, उन्होंने देखा कि गरीब और विधवा और बुजुर्गों के लिए कि अब 400 रुपये में कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने जो उन लोग को सपोर्ट किया, उनके लिए किया। आज एक गांव-गांव आप जाके देखिए, बुजुर्ग और विधवा इतना ज़्यादा नीतीश कुमार के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम बढ़ा है, आप सोच नहीं सकते हैं। कौन सोच सकता है कि करोड़ों औरतों को जीविका दीदी के नाम पर, करोड़ों औरतों को काम दिया उन्होंने, करोड़ों औरतों को। ये नीतीश कुमार का सोच है। कौन सोच सकता था कि बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए, जब लोग पढ़ाते नहीं थे, कि भाई कपड़े पोशाक दूंगा तब बच्चे पढ़ने आने लगे, साइकिल दिया, वहां खाना शुरू किया, ये जिसको बाद में पूरे देश ने अपनाया। ये विजन है नीतीश कुमार का। कहां आप विपक्ष की बात कर रहे हैं? विपक्ष के बारे में मैं किसी पर्सनल किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, बट किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल दीजिए जो नीतीश कुमार के इस विजन टाइप चीजों के
1% भी सोच हो। सर अभी आपने जिक्र किया कि एक 20 साल का लड़का जो क्रिकेट खेलता है वो, और एक जो 40 साल का लड़का क्रिकेट खेलता है, 40 साल का आदमी जो क्रिकेट खेलता है, वो दोनों अच्छा खेलता है, लेकिन 20 साल वाले में ऊर्जा ज्यादा होती है। 40 साल वाला क्रिकेट खेलता है, उसके पास टेक्निक तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी के कारण वो रिटायरमेंट ले लेता है। राजनीति में जितना टेक्निक मजबूत होगा, जितनी जानकारी आपको होगी, जितने चीजों को आप सीखेंगे, उतना ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं। ये क्रिकेट नहीं है कि आपको उसके लिए फिटनेस चाहिए। राजनीति में जितनी परिपक्व आप होंगे, जितना समझदारी आपको ज्यादा होती जाएगी, उतना आप जनता को समझ सकेंगे, जनता के प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, जनता को क्या चाहिए नया, और नए में और क्या नया करें जो आगे के भविष्य को ठीक कर सके। ये उम्र के साथ और काम करने के साथ आती है। सर अभी आपने जिक्र किया पेंशन का, और प्रशांत किशोर अक्सर कहते रहते हैं कि हमने जो मुद्दा लोगों के बीच जाके उठाया उसको मुख्यमंत्री जी ने कॉपी कर लिया। अच्छी बात है, प्रशांत किशोर जी अपने मुगालते में रहे। आप पूरा दुनिया में घूम घूम के, यहां तक कि मैं तो कहूंगा ट्रंप और के पास भी चले जाइए और जाके उनको भी कुछ सीख दे आइए कि वो भी कुछ कर ले हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। जब आप ही का मुद्दा उठाया जा रहा है, पूरा दुनिया के लोग उठा रहे हैं, तो थोड़ा देश का भला करिए ना। नीतीश कुमार जी के विजन के सामने क्या बात करेंगे प्रशांत किशोर जी जब नीतीश कुमार जी के साथ आगे पीछे घूमते थे, तब भी मैंने देखा है उनको। नीतीश कुमार जी के सामने उनकी क्या औकात और हस्ती थी, ये मैंने देखा है। अच्छा पैसा हो जाना, थोड़ा सा चुनाव प्रचार का ज्ञान हो जाना, उसके कारण आप जो भी कर रहे हैं। इसके पहले एक पुष्पम प्रिया जी आई थी, उन्होंने भी है सर। हाँ, बट पिछले चुनाव में उन्होंने भी लड़ाया, अब बड़ी अच्छी बात कर रही थी। मैं पहले उनको सुना था, उनकी बातें बड़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं कि कोई गलत बात उन्होंने किया कभी भी, राजनीति का कोई खराब, ये तो किस पर्सनल टिप्पणियां करते हैं, पर्सनल लोगों के बारे में बात करते हैं, बट पुष्पम प्रिया ने कभी वैसा नहीं किया। वो आई थी, प्रदेश के बारे में बात कर रही थी, अपनी बात की मुझे भी मौका मिले। जनता जानती है कि कैसे मौका किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्योंकि एक दिन का बात नहीं है, किसी के हाथ में 5 साल की सरकार और बिहार को नहीं सौंपा जा सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जून 2025 के पहले जो लोग आपसे जुड़े हैं, उनमें से टिकट दीजिए। आप श्योर करिए कि कोई पार्टी से भागकर लास्ट मोमेंट पे आएगा, उसको आप टिकट नहीं देंगे। सर ये तो सब दल में होता है। सब दल से क्या मतलब है? तो फिर आप अलग क्या हैं? जब तो ऐसे दुकान खोल के बैठी हुई कई दलें होती हैं, जो अगर 2 धारा चुनाव लड़ रहा होता है तो बीच में खड़ी होती हैं, जो टिकट बांटने लगती हैं, पैसे पे बेचती हैं। ये तो आप ठीक है कि आप पैसे पे नहीं दे रहे, लेकिन काम तो आप वही कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनको टिकट दीजिए जो आपके साथ काम किए हैं पिछले 1 साल से, 1.5 साल से। अच्छा, मेरा एक सीधा सवाल है हर्षवर्धन सिंह से कि हर्षवर्धन सिंह अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते, बिहार के वोटर होने के नाते किसी पार्टी से नहीं जुड़े होते, न्यूट्रल, हर्षवर्धन सिंह के सामने 2 ऑप्शन, पीके या पुष्पम प्रिया। देखिए, ना मैं पीके को वैल्यू देता हूं ना पुष्पम प्रिया को, मैं कभी उनको वोट नहीं करता। आपके पास मात्र 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है तो फिर वो मेरे लिए नोटा, फिर उसके लिए रास्ता रह जाता, क्योंकि मैं दोनों को मानता ही नहीं। बट जुबान के हिसाब से मैंने कहा, अपनी बातों के हिसाब से पुष्पम प्रिया जी के बातों में एक वजन था। वो अपनी बात, एक महिला होकर, बहुत कम उम्र होकर, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अनर्गल बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं कहा। पुष्पम प्रिया चौधरी की बातों से कहीं ना कहीं आप थोड़ा नहीं, मैं देखिए, मेरा तो काम है, राजनीति में हूं तो मैं एनालिसिस करता हूं। कोई भी पार्टी आए, पिछले बार भी आई, तो उनको सुनता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रशांत जी को नहीं सुनता और समझता कि क्या बोल रहे हैं, पुष्पम प्रिया जी को नहीं सुनता, सबको सुनता हूं। जो भी पार्टी आती है, ऐसा नहीं है कि हमने सहनी साहब को नहीं सुना है, या जो भी
जो भी पार्टी के लोग आते हैं, जो बोलते हैं, जितने भी उधर पार्टियां हैं, सबको मैं सुनता हूं। मैं कम्युनिस्ट को भी सुनता हूं, माले को भी सुनता हूं, सुन के एनालिसिस करता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए, ये प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारी पार्टी को इस गलतियों को कैसे, जो इनकी ये गलतियां कर रहे हैं उसको कैसे हम उसको पब्लिक को बता सकते हैं, और किस तरह से समाज में ये विष घोल रहे हैं उसको भी समझते हैं, उसको भी ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दोनों की बात सुनते हैं, दोनों की बात पे हंसी आती है। एक को मैं हंसता हूं खुश होकर कि चलो भाई, बच्ची है, अभी आई है, अपनी एक मजबूती दिखा रही है, आज नहीं तो कल इसके पास अगला 50 साल राजनीति का है, तो कभी भी आगे आ सकती है। इनकी सुनता हूं तो दुख होता है, क्योंकि ये कम से कम 10 मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो इनके फोन पे होंगे। ये बड़े रणनीतिकारों में से एक रहे हैं। इनके जुबान से पर्सनल लड़ाई, आप प्रदेश की लड़ाई लड़ने के बजाय पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी आप किसी एमपी के बारे में बोल रहे हैं, कभी किसी मंत्री के बारे में बोल रहे हैं, किसी अध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पीछे किया, क्या आगे किया। आपका स्तर पता चलता है कि अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए तो आप किस तरह से बिहार को गंदगी में फैला देंगे, आप किस लेवल तक सोचेंगे। जो आपके दुश्मन है उनको आप फांसी पे लटकवा देंगे, जो आपके दोस्त हैं उनको सर पे बैठा के रखेंगे, उनको महलों में कर देंगे, जो कारपोरेट आपके साथ होंगे उसके हाथों बिहार को बेच देंगे। ये पता चलता है आपकी बातों से। ये आप बोलते हैं, आप इतना सुनते हैं सर। हाँ, आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप सुनते हैं? जब कोई बात बिगड़ जाए। ये मेरा फेवरेट गाना है। तो इसकी लाइन है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा। और आपने एक इच्छा जाहिर की है, मतलब शुभकामनाएं दी हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी अभी बहुत कम उम्र में हैं, 50 साल तक राजनीति करें, कभी मौका मिलेगा तो पुष्पम प्रिया चौधरी को हेल्प करेंगे? देखिए, अगर वो सही रास्ते से आएंगी, हम लोग की पार्टी से जुड़े हैं, काम करें, तो जरूर हम लोग मदद करेंगे। आप पर्सनली क्यों नहीं करेंगे? अगर वो आएंगे तो जरूर करेंगे। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी इस देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी को बहुत मैं नहीं जानता, मैं कभी मिला भी नहीं, बट उनकी बातें जो मैंने सुनी पिछली बार, पिछले चुनाव में, इस चुनाव में तो नहीं बहुत बोल रही है वो, पिछले चुनाव में नहीं आई थी, बड़ा पोस्टर्स बाजी हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे लगा कि वो बिहार के बारे में अच्छा करने के लिए इच्छुक हैं, आई हैं। लेकिन उन्होंने, देखिए, आप दौड़ कर दिल्ली नहीं पहुंच सकते पटना से, उसके लिए आपको ट्रेन, गाड़ी, हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा। तो बेचारी बहुत तेज दौड़ी, लेकिन दानापुर आते आते खत्म हो गया। ये सर, आप अब बात दिल्ली की छेड़ ही दिए हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि भाजपा या जेडीयू बड़ा भाई कौन चुनाव लड़ने में? देखिए, भाजपा दिल्ली में बड़ा है, बिहार में जेडीयू बड़ा है। कितने सीट पर लड़ेंगे आप? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि हम सबसे बड़े पार्टी होंगे बिहार में। फिर भी एक लमसम? नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जुडिक्शन नहीं है। जो मुझे मतलब अपनी आत्मज्ञान है और जो मेरी समझ है, उससे मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे एनडीए में। तो कितना, 150 आपके पास? नहीं बोल सकता 150, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, इतने लोग हैं, हम लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 100 से नीचे? एक बात समझ लीजिए, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन पांडव हैं हम। तो अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी हो सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर ही राजा होंगे। बड़े भाई वही हैं, और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ही फिर से बिहार के राजा होंगे। क्या राजा बनने के लिए जेडीयू कम सीटों पे समझौता करेगी बीजेपी से? नहीं, हम तो बोल ही दिया आपको एक शर्त में कि हम सबसे बड़ी पार्टी भी होंगे, और सबसे, ईश्वर चाहा तो सबसे ज्यादा सीट भी लाएंगे। क्योंकि अर्जुन के पास सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे तीर थे, होंगे, लेकिन युधिष्ठिर कम, सिर्फ एक भाला फेंक के जो है राजा बने। क्या कुछ ऐसी है कि फिर से पिछले चुनाव के तरह की कम सीट लाके भी हम? नहीं, हम पांडव हैं, हम एक हैं, हमारी ताकत जुड़ी हुई है, हम मजबूत हैं, और हम लोग, हमारे अगले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार होंगे। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ओके किया है, और होम मिनिस्टर ने भी किया। लेकिन सर, आप अभी जिक्र किए कि पांडव हैं, पांडव में कौन कौन से दल हैं? 5 हैं हम। कौन कौन? किसको किसको काउंट कर रहे हैं? किसको किसको मतलब? 5 कौन कौन दल हैं जिनको आप काउंट कर रहे हैं? बीजेपी,
जेडीयू, लोजपा, चिराग पासवान वादी, हम और एक उपेंद्र कुशवाहा जी, हाँ, तो 5 हैं। लेकिन चिराग पासवान तो लगातार आपके मतलब कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब हम सरकार में नहीं हैं। देखिए, हम कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से चिराग पासवान कुछ ऐसा सोच रहे हैं? ये तो चिराग पासवान से पूछना पड़ेगा वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं सोच में नहीं घुस सकता किसी की। लेकिन चिराग पासवान जी का जो व्यवहार है, चिराग पासवान जी का जो मतलब मैं समझता हूं कि वो एनडीए के प्रति एकदम अंदर से प्रतिबद्ध हैं। पार्लियामेंट चुनाव के बाद से, पार्लियामेंट चुनाव के पहले से ही उन्होंने जो किया है, उसके बाद से पार्लियामेंट चुनाव के बाद से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे पता चले कि वो एनडीए के किसी तरह से एनडीए के खिलाफ हैं। एनडीए बयान तो वो लगातार दे रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र है, हम परिवार में भी रहते हैं, तो क्या मेरी पत्नी अगर मुझसे कोई बात कहती है तो मैं कहूं कि मैं मालिक हूं, आप नहीं बोल सकती? नहीं बोल, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पब्लिक फोरम में बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलते हैं कोई बात, तो सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी या उनको बताने की कोशिश की जाएगी कि आप गलत बोल रहे हैं। ये तो आपस में जब बैठेंगे तो बात करके खत्म करेंगे। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। इससे थोड़ी है कि प्रसाद के लिए थोड़ी मंदिर कोई तोड़ रहा है। मंदिर तो मंदिर है। नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं जी, क्या सीटों के बंटवारे पे बात होगी? नहीं भाई, नीतीश कुमार जी कुछ अपने कारणों से आए हैं और आएंगे तो यहाँ नेताओं से मिलते ही हैं। बड़ा नेता जब आता है तो और भी लीडर से मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए भी दिल्ली आते हैं। लेकिन सीटों का बंटवारा और ये सारी चीज़ें तो नीतीश कुमार जी और बहुत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में होगा। मैं तो उतना नहीं जानता, अब पूरी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी होंगी। सर, आप अहम रणनीतिकार हैं, आप जानते नहीं हैं या? देखिए, जानना नहीं या बताना नहीं आप बोलना चाहते हैं? नहीं जी, नहीं, आप नहीं जानते हैं नीतीश कुमार जी को। फिर नीतीश कुमार जी के साथ जो राजनीति करते हैं या जो काम किए हैं जानते हैं। नीतीश कुमार जी अपनी दाएं हाथ की बात को बाएं हाथ में भी नहीं बताते। जो उनका डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन, वो किसी को नहीं बताते। वो फाइनल समय में सीधा एक बार बताते हैं। बड़ा भाई कौन, जेडीयू या बीजेपी? हमने कहा बिहार में जेडीयू, देश में बीजेपी। 100 से ऊपर या 100 से नीचे सीट? इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, बट सब 100 से ऊपर ही होना चाहिए, 100 से नीचे नहीं होगा। अच्छा, एक और ट्रेंड देख रहा हूं सर कि इस बार के जो चुनाव में ना लगातार घोषणाएं हो रही हैं। ये घोषणा, ये आयोग, वो आयोग, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। मुझे जहां तक याद है, इसके पहले के चुनाव में नीतीश कुमार इस तरह से नहीं आए थे। क्या रीजन है? देखिए, हर चुनाव के समय अलग अलग चीजें होती रहती हैं। हर चुनाव का तरीका होता है लड़ने का। हर चुनाव में इशू दूसरे होते हैं। तो जिस चुनाव के समय माहौल जो होगा, उसी माहौल के साथ लोग चुनाव लड़ते हैं। कभी किसी चीज की जरूरत होगी, आज से 20 साल पहले लोग चुनाव, या 50 साल पहले लोग टमटम पे भी चुनाव के प्रचार करते थे, आज प्रचार कर रहे हैं डिजिटल माध्यम से। तो अब चेंज होता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं। उसके लिए क्या वरीड होना है? जो चीज जरूरत है जनता को, जितना ज्यादा हम कर सकें अपने समय में, अपना काम कर रहे हैं। आप शाहबाद इलाके से आते हैं? जी जी जी। और बिहार चुनाव में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद थोड़ा सा राजपूत वोटर जो हैं नाराज चल रहे हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि पवन सिंह और आरके सिंह जो है कोई एक यात्रा निकालने वाले हैं जो राजपूतों को एकजुट करेंगे। देखिए, मैं नहीं जानता इस यात्रा के बारे में, ना पवन सिंह जी के द्वारा कोई स्टेटमेंट है, ना आरके सिंह जी के द्वारा नहीं है। लेकिन राजपूत, हर जाति आजकल क्या कर रही है कि अपने अपने चीज़ों के लिए डिमांड कर रही है, अपना मीटिंग कर रही है। कुशवाहा जाति अलग करती है, यादव अलग करती है, चंद्रवंशी अलग करती है, आपको कुर्मी लोग अलग कर रहे हैं, मतलब पटेल लोग, सब जातियां अलग अलग अपना काम कर रही हैं। भूमिहार लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं। आपने तो राजपूतों के कोई मीटिंग कर नहीं रहा है, क्योंकि राजपूत हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं। तो वो आप अपनी डिमांड मांग सकते हैं, बट उनको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने घोषणा कर रखा है कि हम एनडीए के साथ हैं।
एनडीए के साथ हैं, लेकिन औरंगाबाद में सुशील सिंह चुनाव हार जाते हैं। देखिए, सिर्फ आपको क्या लगता है कि सिर्फ राजपूत के वोट से सुशील सिंह चुनाव जीत जाते क्या? सिर्फ एक वोट से चुनाव जीत जाते क्या? किसने साथ छोड़ा वहां? किसी साथ छोड़ने की बात नहीं थी। जो हमारे जिले में हमारे तरफ पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो लड़ाई हुई, उससे कुछ असर अगल बगल पड़े, जिसके कारण 1-2 सीट हम लोग लूज कर गए। इस बार दोनों को मिलाने का क्या प्लान है? ये तो हमारे लेवल का बात नहीं है, ये तो ऊपर के लेवल का बात है। नहीं, दो जातियों को मिलाने का है। मिल चुके हैं अब। चुनाव के बाद सबों को अफसोस हुआ है, राजपूतों को भी हुआ है और कुशवाहा को भी हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम अभी इस समय हमारे जिले में शाहाबाद और मगध में सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग है राजपूतों और कुशवाहा का। शाहाबाद और मगध लगातार एनडीए के हाथों से फिसलते रहा है। इस बार बहुत काम किया गया है और इसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। किस तरह से काम, मतलब क्या आप लोगों से मिलकर जितने लोगों को अलग अलग जातियों में जो कन्फ्यूजन्स थे उसको ख़त्म किया गया है। सभी जातियों को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई है। आज स्थिति ये है, और काम भी किया है। जो काम किया है नीतीश कुमार ने उसको पहुंचाने की कोशिश की गई है लोगों के दिमाग तक कि भाई ये काम हुआ है और अगर ये गड़बड़ होगा तो ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और मगध, और मैं चाहता हूं कि मगध और शाहाबाद ही टॉप हो हमारे एनडीए का, सबसे ज़्यादा सीटें वहीं से आएँ, जो पिछली बार सबसे कम सीटें आई थी। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो जो आदेश होता है पार्टी का वो करते हैं। हम लोग भी जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, लोगों को बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, छोटी बड़ी मीटिंग्स करते हैं। आप इस बार चुनाव में कैसे आ रहे हैं? मैं अभी तक चुनाव लड़ा नहीं हूँ और अभी तक कोई बात नहीं है कि चुनाव लड़ने की मेरी कोई बहुत इच्छा है नहीं। वैसे पार्टी जो कहे उसके लिए हम लोग कभी ना नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी कोई माहौल बना नहीं है। सर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा। जब आप लालू यादव के साथ थे, आपने कहा कि A to Z की बात थी और उन्होंने फिर इसको दाएं बाएं किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप लालू यादव के साथ रहे हैं और अभी नीतीश कुमार के साथ हैं। जी जी। क्या लालू यादव नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार लालू यादव के बारे में ऐसा क्या बात होती है? देखिए, लालू यादव और उन लोगों की क्या बात से मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार में एक अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। जब मैंने दोनों के साथ काम किया, लालू यादव हमेशा वोट के लिए काम करते हैं। लालू यादव हमेशा वोट के लिए सोचते हैं कि इस वोट को कैसे हम पा सकते हैं, इस वोट को कैसे ले सकते हैं। लालू यादव का दिन भर ऐसा नहीं है। लालू यादव अपने पूरी मेहनत करते हैं अपने वोट के लिए कि यादव को कैसे बना के रखें, किस पार्टी को जोड़ लें तो कौन सा जात मेरे साथ जुड़ जाएगा। लालू यादव का टोटल यही काम है। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ रह के पिछला 5-6 सालों से मैंने जो देखा उनको काम करते हुए, मैं उसमें मतलब बेसिकली मैं देख रहा हूं तो मैं 15 से नीतीश कुमार जी को देख रहा हूं, ठीक से उनको काम करते हुए ठीक ढंग से देखा। पहले तो सुना फिर देखा। नीतीश कुमार जी सिर्फ काम करते हैं प्रदेश के हित में और वोट उनके साथ जुड़ता जाता है। वो कभी वोट के लिए नहीं काम करते, वो समाज के लिए काम करते हैं और वोट उनके साथ आता है। लेकिन सर, पिछले चुनाव में ऐसा भी हुआ था कि लोग कहने लगे थे और जेडीयू के कार्यकर्ता भी कहने लगे थे कि जो मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के साथ थे उन्होंने साथ नहीं दिया। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पिछला चुनाव जो हुआ था वो बहुत कन्फ्यूजन का चुनाव था। बहुत से लोग अच्छा, बिहार के लोग बड़ा संवेदनशील होते हैं। बिहार के लोग पॉलिटिकली बड़ा अटैच्ड रहते हैं। वोटर्स, एक वोटर अटैच्ड रहता है राजनीति से। वो किसी व्यक्ति के पास जाकर वोट नहीं करता, वो पूरी समझदारी रखता है। पिछले बार चिराग जी का थोड़ा सा जो हुआ था और एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, लोजपा भाजपा एक है उस टाइप का, ये सारी चीज़ें थी जिसके कारण कि नीतीश कुमार जी के कुछ वोट्स कम हुए। प्लस जब लालू जी के साथ से नीतीश जी यहाँ आए थे तो कुछ मुसलमानों को लगा कि चुनाव में हम लोगों ने भी वोट किया था, तो वो एक थोड़ी सी बात
खली उन लोगों को जो कि बाद में इफेक्ट किया हम लोगों को। जबकि नीतीश कुमार जी ने जितना भी, ये सबसे बड़ी गलती थी मैं कहूँगा मुसलमानों की, क्योंकि जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया, जितने पिछले जब से आज़ादी मिली तब से आज तक जो नीतीश कुमार जी ने काम किया मुसलमानों के लिए, किसी ने नहीं किया। सारे जगह कब्रिस्तान यादवों द्वारा घेरे हुए गए थे और मजबूत लोगों के द्वारा। सारे उनके मतलब उनके कब्रिस्तानों में लोग गाय भैंस बांध के रखते थे। नीतीश कुमार जी ने पूरा का पूरा घेराबंदी करवाया। उसके बाद भी वोट नहीं मिला? नहीं, वोट मिला था, ऐसा नहीं है। इस बार मिलेगा। लोगों को इस 5 साल में समझ में आया कि गलतियां हुई हैं। कितने टिकट दे रहे हैं आप मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों को पिछले बार हमने 11 टिकट दिए थे, दुर्भाग्य से एक भी नहीं जीते थे। इस बार जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उनको टिकट मिलेगा। 11 से ज्यादा या 11 से कम? नहीं, ये तो मेरा डिसीजन नहीं है, मेरा डिसीजन नहीं है। इस पर डिसीजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, इस पर मैं नहीं बोल सकता। बट जो जीतने वाले कैंडिडेट हों उनको जरूर मिलेगा। फिर भी एक लमसम 2 डिजिट या सिंगल डिजिट? बता नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता। मेरा ये प्रोग्रेटिव भी नहीं है, ना मैं इतना जानता हूँ इस बारे में। अगर इस बार भी लोजपा भाजपा एक हो जाए वाली स्थिति आई तो कैसे निपटेंगे? तो हम लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन है। हम भाजपा को मदद कर रहे हैं दिल्ली में और भाजपा हमें मदद कर रही है बिहार में। एज ए जर्नलिस्ट मैं लोगों से बात करते रहता हूँ, बिहार के लोगों से भी बात करते रहता हूँ, दिल्ली में भी बिहार के लोगों से बात करते रहता हूँ, वहाँ भी फ़ोन करके बात करते रहता हूँ। तो एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक जो बात कही कि इस बार ऐसा है कि जो 2 बार सीट हम लूज कर गए हैं उसे अदला बदली की बात है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, जीता हो या हारा हो, कैंडिडेट अगर जिसका अच्छा होना, महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसा किया था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया कि जहाँ जो कैंडिडेट हो उसको सीटें देनी चाहिए, जो मैक्सिमम मतलब विनिंग सीटें बनानी चाहिए, मैक्सिमम सीटें जीतनी चाहिए। और हम लोगों का अगर टारगेट 225 है तो हम लोगों को एक दूसरे को देखना होगा कि कौन सी सीट कौन जीत सकता है। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, ना बीजेपी के लोगों को, ना हम लोगों को, ना हमको चाहिए, ना कुशवाहा जी, और उनके पास तो कोई सीट है नहीं। मतलब ये बाकी अन्य दलों के लिए सलाह भी है कि मायने जीत रखता है, हाँ, सीट पे मत बात कीजिए। सीट कोई इंपॉर्टेंट अगर नहीं है। मान के चलिए कि मान लीजिए मुझे 20 सीट मिलता है और मैं 19 जीत जाता हूँ, और मुझे 30 सीट मिलता है मैं 15 जीतता हूँ, तो कौन बेटर है? बात तो पहले सीट पे ही नहीं, तो अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छे माहौल बनेंगे तो हम लोग 200 से ऊपर सीटें जीतेंगे। तो उस माहौल को बनाने में सभी पार्टियों को एक समन्वय बनाना चाहिए, जो बन रहा है, जो दिख रहा है, जिसकी तरफ एनडीए जा रही है और ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, उसमें बहुत ज्यादा खिंच नहीं है, कोई किसी से बहुत रिजिड नहीं है। मतलब आपका टारगेट, वैसे मांग तो हमेशा ऊपर होना चाहिए, मांग तो हमेशा ही, जिसको जो मन करे मांगने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा गार्जियन का काम है देना। जब हम लोग बच्चे थे तो माता जी के पास जाते थे, बोलते 100 रुपया दे दो, बोलती 100 रुपया क्या करोगे, 20 रुपया में काम चलाओ। 20 रुपया पकड़ाती थी, लेके जाते थे और उसी में खुश रहते थे। गार्जियन की भूमिका में कौन? गार्जियन नीतीश कुमार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने अभी जिक्र किया सर 225 सीट का, तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। हाँ, हम तो 210 ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि 225 सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। तो अगर आप, और दूसरी बात आपने जिक्र किया कि जो ज्यादा सीटों पे विनिंग कैंडिडेट हो हम उसको सीट देंगे। अगर हम 225 का टारगेट लेके चलते हैं तो यही तरीका होना अगर चाहिए। 40 में 40 सीट ले आते हैं चिराग पासवान, तो आप 40 सीट देंगे? देखिए, 40 में 40 सीट, अब हम बोलें कि हम 200 में 200 सीट ला सकते हैं, मुझे 200 सीट दे दीजिए, या भाजपा कहती है कि मैं 200 में 200 सीट ला सकता हूं, मुझे 200 सीट, ऐसा नहीं होता है। सीटें उसी हिसाब से बढ़ती हैं जो सिस्टम है। अगर कोई क्रॉस करेगा तो इसका मतलब वो नहीं चाहता है कि 225 सीट आए। मतलब कितना अप्रोक्स में हम सीट नहीं बांटते हैं, इसलिए सीट बांटने का कोई मेरा उसमें ना एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकूं कि किसको कितना मिलेगा, ना मैं उस टीम में हूं कि बांट सकूं।
वो सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी या जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनकी भूमिका होगी। 225 का टारगेट आया कहाँ से सर, जेडीयू से या बीजेपी से? देखिए 225 का टारगेट हम लोगों का है। हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम सीटें मिले, मैक्सिमम सीटें जीतें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो अधिक से अधिक सीटों पर, और हम लोग जब एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों को, जो हमारी 5 टीमें हैं जिसको हम पांडव कह रहे हैं, उनके वोट्स को और उनके लोगों को, उनकी उपलब्धि को, उनके प्रसिद्धि को, सबको जोड़कर हम चल रहे हैं तो 225 सीट तक हम जीत सकते हैं। ये एक लिस्ट बन रहा है कि ये सीटें हम जीत सकते हैं, ये सीटें हम मजबूत हैं। 5 पांडव में सर आपस में बहुत सहमति थी, लेकिन यहाँ मांझी जी और चिराग पासवान के बीच में जो है ट्विटर पे तल्खियां देखने को मिल दोनों जाती को आपस में तल्खियां लोग कहते हैं कि हैं। तो देखिए, जब तक प्रजातंत्र है वो राजतंत्र था। राजतंत्र और प्रजातंत्र में थोड़ा अंतर होना चाहिए। राजतंत्र में बोलने की आज़ादी है, एक दूसरे को कमियां निकालना और एक दूसरे को सपोर्ट करने की आज़ादी है। तो चल रहा है, वो चलना चाहिए, और यही प्रजातंत्र का खूबसूरती है। इसी सुंदरता को प्रजातंत्र कहते हैं। यही तो एक स्मेल निकल के आता है, यही तो एक खुशबू निकल के आती है जब आपस में भी लड़कर और दोस्ती बनाए रखते हैं। तो क्या दोनों का सुलह हो जाएगा? लड़ाई नहीं है। राजनीति में इतनी छोटी बातों को लड़ाई नहीं मानते हैं। ये आपस का एक दूसरे के साथ जो बात है, मनमुटाव नहीं है, ये मतभेद नहीं है। ये अपनी बात को वो रखना चाहते हैं, अपनी बात को उनको कभी सूट करता है, कभी आदरणीय ये लगता है मांझी जी को कि उनकी उम्र बहुत है तो वो ज़्यादा समझ सकते हैं, तो वो अपनी बातों को रखते हैं। चिराग जी को लगता है कि उनकी बात भी रहनी चाहिए, तो आपस में उन लोगों का थोड़ा बहुत छोटा बहुत मोटा मतलब ये तो चलना चाहिए, नहीं तो फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। सर आप शाहबाद में चुनाव कहाँ से लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हमने आपको बताया कि अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई है नहीं। पार्टी अगर कहीं से कह देगी तो लड़ना पड़ेगा। पार्टी के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा। पार्टी आपके सामने चॉइस दे तो? नहीं, चॉइस क्या देगी पार्टी? जो चॉइस दे देगी वही ठीक है। पार्टी मेरे लिए सोचेगी, अपने सीट के लिए सोचेगी, अपनी ताकत को सोचेगी, उसके बाद ही किसी को बोलेगी ना लड़ने के लिए। तो मतलब माना जाए कि इस बार आप 110 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जेडीयू? हम लोगों को तो 115 पर लड़ने का मन है कि कम से कम जो पिछली बार लड़े थे उतना सीट हम लोगों को मिले। 115? हाँ, अगर आगे पीछे जो हो जाए मुझे नहीं पता, वो तो बड़े ऊपर वाले लोगों का। अगर 115 पे जेडीयू लड़ती है तो सर बीजेपी? अब बीजेपी का मैं थोड़ी बता सकता हूँ, मैं अपनी बता सकता हूँ। बीजेपी का किसी बीजेपी के लीडर से पूछिए। चिराग मांझी किसके कोटे में? कोटा नहीं है ये, हमने कहा ये एनडीए है, सब एक है, बट वो लोग का मतलब वो लोग बीजेपी के गार्जियनशिप में है। वो उनको ज्यादातर किसके हिस्से का सीट जो है चिराग पासवान हिस्से का कोई नहीं होता है बॉस। हिस्सा तो सब 243 भी एनडीए का हिस्सा है, 243 एनडीए का हिस्सा, उसमें बंटना है। किसी का नहीं, 115 किसी हमारी तो चाह रहेगी कि पिछले बार के बराबर लड़े। हम पिछली बार 115 लड़े थे तो हम चाहेंगे कि लड़ना। बाकी तो ऊपर वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय महिला वोटर आपके पक्ष में हमेशा फाइट करती है, हमेशा जो भी मुद्दे रहे हैं, नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उसके वजह से, या उनके काम करने के नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, उन्होंने महिलाओं को बाहर निकाला, ताकत दिया। आज आप जाके देखिए ना, हम आपको बताते हैं, बड़ा मजेदार अच्छा लगता है। जब मैं जब छोटा था, यंग था, तब मैं देखता था कि लड़कियां अभी भी यंग हैं। जब लड़कियां जाती थी, लड़के दुपट्टा खींच लिया करते थे। उसमें फैशन था रिक्शा पर से दुपट्टा खींच लेने का, लालू जी के राज में। मोटरसाइकिल से दुपट्टा खींच के चले जाते थे, फब्तिया कसते थे, जो मन करता करते। आज अच्छा लगता है कि वही लड़कियां सिपाही बन गई हैं और वैसे ही गुंडे को दौड़ा दौड़ा के लाठी से पीट रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां गांव में निकलती थी तो डरी हुई लगती थी, घूंघट उठा के लड़ती थी। आज अच्छा लगता है कि वही मुखिया बनी हुई है और उसके पीछे हुजूम चल रहा है युवाओं का और लड़कों का। तो ये नीतीश कुमार का देन है, ये ऐसा नीतीश कुमार ने सोचा था। अब बहुत सुंदर लगता है जब साइकिल पे सैकड़ों लड़कियां एक साथ जा रही होती हैं, स्कूल चला के ड्रेस में,
जी तो जी मैं कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, पार्टी के अंदर आपके समकक्ष एक हैं मनीष वर्मा जी। जी उनका एक वीडियो है जिसमें वो, उनका कहने का लब्बल अब कुछ इस तरह से है कि प्रशांत किशोर दारू इसलिए चालू करवाना चाहते हैं क्योंकि ये दारू वालों के पैसे से ये प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय मनीष वर्मा जी आईएएस रह चुके हैं, जी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रशांत किशोर से कम पढ़े लिखे हुए हैं। और वो अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो उनके पास कुछ तथ्य होगा, और वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो एक प्रतिष्ठित पद पे हैं। तो जब हम कहीं बैठे हों, प्रतिष्ठित पद पे हों, तो जब मैं कुछ बोलता हूं तो मैं उस गरिमा को भी देखता हूं कि मैं जिस पद पे हूं कोई गलत ना बोलूं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी तथ्य के कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु होगा, तभी आदरणीय मनीष वर्मा जी ऐसी बात कर रहे हैं। और उनके पास, उनसे अगर पूछा जाएगा तो हो सकता है कि वो आगे भी बात बताएं कि कैसे, क्योंकि उन्होंने भाषण में कहा है, कोई इंटरव्यू में कहा नहीं है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कभी आप उनसे पूछिए तो बताएंगे वो, और जब बताएंगे तो बहुत बड़ी बात बताएंगे। हर्षवर्धन सिंह कौन सा मूवी देखना पसंद करते हैं? मैं हर तरह की मूवी देखना पसंद करता हूँ। कोई एक का नाम? हाँ, नहीं, जो हर्षवर्धन सिंह को बहुत पसंद हो, मतलब मौका मिलते ही, अगर मौका मिले तो सिर्फ वही मूवी देखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सब तरह की मूवी देखता हूँ, और मूवी से बहुत लगाव भी रहा है मेरा, पिक्चर्स से बहुत लगाव रहा है। हमारी माँ की एक बहुबोली बहन थी, उनके पतिदेव बड़े पिक्चर बनाते थे। अंदाज अपना अपना आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बनाया था, विनय सिन्हा साहब ने। तो इस कारण से पिक्चरों से मेरा बड़ा लगाव रहा। मैं बॉम्बे जाता था तो उनके यहाँ रहता था। मूवीज़ देखने की मेरी बचपन से बहुत आदत रही है, तो बहुत सी पिक्चर मैंने देखी है। इतनी देखी है कि किसी एक के बारे में नहीं कह सकता। हाँ, अगर किसी स्टार के बारे में कहिएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि दिलीप कुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना, इन लोगों की पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब जो पिक्चर बन रही है उसमें आमिर खान, इन लोगों की पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर हर्षवर्धन सिंह चुनाव में जाते हैं तो किसका साथ चाहेंगे? जो भी आपने गाना गुनगुनाया। हम अगर चुनाव में जाएंगे तो जनता, एक एक जनता का साथ चाहेंगे, एक एक धर्म और एक एक जाति का। अगर सारे जनता और सारे धर्म के और सारी जाति के लोगों का मुझे वोट नहीं मिलेगा और उसके बाद भी मैं जीत जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख होगा कि मेरी जिंदगी, मेरी राजनीतिक जीवन जिस तरह की रही है, एक तो बेदाग रही है, दूसरी बात ये रही है कि मैंने कभी भी किसी भी जाति का, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे कि जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा जात है, जात और धर्म से बाहर मैंने अपनी राजनीति को रखा है। तो मुझे हर जाति और हर धर्म के वोट नहीं मिलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। कैसे साधते हैं परिवार को? पॉलिटिक्स और परिवार के बीच में कैसे सामंजस्य बनाते हैं? परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज, देखिए, समय, आपके दिल में जगह होगा तो समय निकल जाएगा। अगर आपके दिल में जगह नहीं होगा ना, अगर राजनीति के लिए दिल में जगह है तो राजनीति के लिए निकल जाएगा। अगर आपको परिवार के लिए दिल में जगह है, अगर आपको परिवार से प्यार है तो उसके लिए आपको जगह निकल जाएगा। आपके परिवार को अगर प्यार नहीं होगा तो आपका नहीं निकलेगा। हर्षवर्धन सिंह किससे डरते हैं परिवार में? मैं अपनी बेटी से डरता हूँ, छोटी वाली से। छोटी एक ही बेटी है मेरी, मैं उससे ज़रूर डरता हूँ, क्योंकि मुझसे अगर कुछ मांगना हो मेरे वाइफ को या बेटों को तो उसी के थ्रू मांगते हैं, और वो मुझसे नहीं डरती। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुझसे नहीं डरती, इसलिए मैं उससे डरता हूँ। आप लोग तो बैठते हैं, बतियाते हैं, कभी आप लोग निशांत को लेके नीतीश कुमार से कोई बातचीत? नहीं, कभी ले आया जाए? कभी नहीं ना हम लोगों ने कभी कहा। उनके टेम्परामेंट और मेंटेलिटी को हम लोग समझते हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए कभी हम लोगों ने ना कहा, ना कभी उन्होंने कभी जिक्र किया। मैं कई बार तो मुझे अच्छा लंबा समय तक बात करने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी उन्होंने निशांत जी के बारे में कोई बात नहीं की। पॉलिटिकल बात वो नहीं करते। वो फैमिली उनका अलग है और राजनीति अलग है। वो हम लोगों से सिर्फ पॉलिटिकल बात करते हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है SIR वाले चुनाव यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव सलाह दे रहे थे चिराग पासवान के लिए कि शादी कर लीजिए। उसमें बुरा क्या होता? बगल में उनके साथ घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, पहले उनको सलाह दे लें। आप क्या कहेंगे? उम्र के हिसाब से वो सीनियर भी हैं,
चिराग जी से ज्यादा उम्र भी है राहुल जी को, पहले राहुल जी का ब्याह करा लें, फिर चिराग जी को सलाह देंगे। और ये कहते हुए कि मैंने कहने पर राहुल जी ने शादी कर ली। तो उनके पापा भी उनको कहे, लेकिन अभी तक राहुल जी नहीं माने हैं। तो उनका बात कौन मान रहा है फिर, जो उनके पिताजी का बात नहीं मान रहा है तो इनका कौन मान रहा है? आप समझ गए ना औकात। तो आप चिराग पासवान को देंगे सलाह शादी के लिए? क्यों दें हम चिराग पासवान? चिराग, शादी एक ऐसा चीज है जो खुद का है, खुद की डिसीजन है। निशांत कुमार के बारे में कब कुछ चर्चा है? जी नहीं, हम उनके बारे में नहीं। शादी करनी चाहिए निशांत कुमार जी को भी, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उसको कोई बोल सकते हैं थोड़ी। शादी सबको करनी चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ कि शादी सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो जब आपके बच्चे आपके गोद में आते हैं ना, तब आपको पूरी फैमिली, आपकी पूरी जिंदगी फील होती है कि तब आपको लगता है कि मेरा परिवार पूरा हो गया। घड़ी बड़ी शानदार है सर। अरे नहीं, बहुत शानदार। कौन सी कंपनी की है? ओमेगा एक कंपनी है, उसी की घड़ी है। तो महंगी कंपनी है सर? नहीं, इसमें सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। आपकी तो सस्ती नहीं होगी। अरे नहीं, सस्ती है। मतलब कितना होगा इसका लगभग अंदाजा दाम? बता नहीं सकता मैं, बहुत पहले की ली हुई है, 10-15 सालों से 15 सालों से मेरे पास है ये। 15 साल से? हाँ, उसमें बहुत सस्ती मिलती थी। समय ठीक चल रहा है? हाँ, पार्टी का भी, राजनीति का भी, और नॉर्मल समय? देखिए, राजनीति का समय, हमारी पार्टी का सबसे बुरा टाइम था 2020 का चुनाव। उसके पहले भी उसके पहले मतलब जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के पद पे आने, उसके पहले तो 7 सीट भी हमारी आई थी, जब मेरा मसाल छाप था, जब समता पार्टी थी। तो नीतीश कुमार जी को सब चीज़ का आदत है, और वहाँ से जो अभी आए हैं, तो मैं आज बोल रहा हूँ, आप चाहे इसको माने ना माने, आपका बात है कि इस बार हो सकता है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम ही हो। सबसे बड़ी पार्टी? सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा सीट हम ही को आएगी। और नीतीश कुमार जी की जो सोच है ना, उस पे जनता धीरे धीरे, जो कन्फ्यूजन था 2020 में, वो ख़त्म हो गया है सारी चीज़ें। एक चीज़ बताइएगा सर, जो पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, मेरी याद में, जब हम बड़े हो रहे थे और चुनाव हुआ, लोजपा जो है कुछ सीटें लेके आई और त्रिकोणीय वाली स्थिति आ गई। अगर उसके बाद हुआ कि लोजपा टूट गई या तोड़ ली गई, जो भी हो, देखिए एक बात समझिए, जब मैं एक बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। ये जो एमएलए होते हैं ना, या एमएलसी, लोग कहते हैं उन्होंने तोड़ लिया, उसने तो बात किया, ये जब आप एक बार माननीय हो जाते हैं ना, बहुत समझदारी आ जाती है, और बहुत सी चीजें आप अपने बारे में सोचने लगते हैं, और सारे कैलकुलेशन के बाद ही लोग इधर से उधर या उधर से इधर जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं। मैं ये लोग कहे ना कि अरे उसने कहा, उसने तोड़ लिया, उसने ये कर, कोई नहीं तोड़ता। जब मैं लालू जी के से नीतीश जी के पार्टी में आया था, तो उस समय मैं भी लगा हुआ था, जिसमें एमएलसी लोग टूट कर आए थे। मैंने देखा कि उनका पूरा मन था आने का, तभी आए थे। ऐसा नहीं होता है। अगर यही परिस्थिति बनती है फिर से, कि कोई परिस्थिति नहीं बनने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, एब्सोल्यूट नहीं। अगर किंतु परंतु के साथ नहीं, कोई किंतु परंतु मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि इस बार वैसा स्थिति नहीं है। सबसे बुरे स्थिति में भी तो हम सरकार बना लिए। मैं वही कह रहा हूं सर कि तो अच्छे स्थिति में हम क्यों माने? अगर वही परिस्थिति बनती है और प्रशांत किशोर के पास इतनी सीटें रहती हैं कि वो, मैं प्रशांत किशोर जी को बता रहा हूं, उनको वो कब जीरो पे ना आउट हो जाए। पिछली बार इतना सब कुछ करने के बाद, इतने वोट्स आने के बाद भी इनको, चिराग पासवान जी को सिर्फ 1 सीट आया था, जबकि वो पार्टी पिछले कई वर्षों से 25-30 साल से मेहनत कर रही थी। आदरणीय पासवान जी का इतना मेहनत उसमें रामविलास पासवान जी का लगा हुआ था। रामविलास पासवान जी ने उसको खड़ा किया था, उस पार्टी को। और जब चुनाव लड़े थे तो चाचा भतीजा दोनों साथ थे, मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद भी नहीं सीट आई।
या AIMIM को कैसे देख रहे हैं? देखिए AIMIM एक मतलब हिंदू मुसलमान करके मुसलमान जगहों पे अपनी एक सीट बनाना चाहती है, जो पिछले बार भी उन्होंने 4-5 सीटें जीती, जो फाइनल 5 सीटें जीती, जो जिसमें से 4 चले गए लालू जी के साथ। इस टाइप की पार्टियां चुनाव तो जिता देती हैं, लोग उनके साथ मिले हुए अपने सीट को जीतने के लिए उनका हवा पानी देख के लड़ लेते हैं, फिर इधर उधर चले जाते हैं। तो AIMIM जो है वो कितना नुकसान पहुंचाएगी सीमांचल में? नुकसान क्या किसको पहुंचाएगी? हमको क्या पड़ेगा? हमको या आरजेडी क्या, उसकी अपनी वोट है, उसका अपना वोट बैंक है, वो लोग उसको वोट कर रहे हैं। वो अगर ना हमको वोट करेंगे ना इनको वोट करेंगे, वो लोग अगर पार्टी नहीं रहेगी तो लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। पप्पू यादव फिर से साथ हो गए हैं, बीच में थोड़ा गड़बड़ाए थे फिर साथ हो गए। पप्पू यादव जी का ठीक है, उनका तो बदलते रहते हैं ना, उनका तो हमेशा बदलता रहता है। पप्पू यादव जी को बहुत तरह का बदलाव, अभी उस पल में तोला पल में माशा। अभी उनको गाड़ी से उतार दिया तो रोते हुए कुछ बोलते रहे, और फिर गाड़ी पे चढ़ा लिया तो फिर कुछ और बोलते रहे। नहीं तो ये जो आपने कहा बदलाव वाली स्थिति की पल में, तो मतलब वही तो मैं बोला कि तो ये तो फिल्मों वाली लाइन हो गई। नहीं फिल्मों वाली क्यों लाइन? क्या राजनीतिक लाइन ये है कि जब उनको उनका घेरा बहुत छोटा है, सो उतने में रहते हैं, अचानक से वो बनते बनते मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो जाते हैं, अचानक से बनते रहते रहते। पहले जब जनता के जब पार्लियामेंट, जब लालू जी का टिकट पे वो चुनाव जीते थे पूर्णिया से, नहीं मधेपुरा से, सॉरी मधेपुरा से, जब लालू जी ने उनको टिकट दिया मधेपुरा से वो चुनाव जीतने लालू जी के, उनके पिताजी भी, मैं उस समय था लालू जी के आगे पीछे कर रहे थे, उनके पिताजी बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि आप दे रहे हैं क्या टिकट? तो लालू जी ने कहा हाँ दे रहे हैं। देखो ना, तो उसके पिताजी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। मतलब उनके पिताजी तो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, बट लालू आनंद मार्गी वो अक्सर कहते रहते हैं कि आनंद मार्गी, बट उन्होंने, उनके पिताजी मिलने आए थे मुझे, मैं उनको पहचानता नहीं था, लेकिन मैंने पूछा तो पता चला कि ये आए हैं, लालू जी ने बताया था। फिर उन्होंने टिकट दिया, टिकट जीतने के बाद ही से ही उन्होंने झंडा उठाकर और घूमना शुरू कर दिया और चारों तरफ घोषित कर दिया कि तेजस्वी अभी छोटा है, मैं उत्तराधिकारी हूं लालू जी का। फिर लालू जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। मेरी बात समझ गया ना? तो ये उन लोगों की लड़ाई पुरानी चल रही है, पुरानी है, यादव की लड़ाई है। कौन यादव बड़ा है, कौन यादव छोटा है, कौन छोटा यादव कब बड़ा हो जाएगा, इस आशा में है। लेकिन पप्पू यादव अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं और यहाँ उनके आवाज पे भी मतलब देखिए, इसमें मैं उनका कभी भी, वो आम जनता के साथ को लोग मदद करते हैं, जो उनकी औकात है उसमें बहुत मदद करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। यही कारण है कि वो चुनाव भी जीत गए। ऐसा नहीं है कि नहीं, चुनाव भी जीते। चुनाव जीतने का कारण था कि वो जनता से जुड़े रहते हैं, अपने इलाके में जुड़े रहते हैं। पूर्णिया से चुनाव जीत जाना, मतलब एक नेता के तौर पे वो अच्छे हैं? नहीं, नेता के तौर पे अच्छे नहीं है, वर्कर के तौर पे अच्छे हैं। लीडर का मतलब है पूरा बेस देखे, पूरा स्टेट के बारे में सोचे, पूरा देश के बारे में सोचे, अपने बारे में और अपने, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए तो वो नेता हैं। हाँ है, तभी तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। आप लोग न्योता क्यों नहीं दे रहे हैं जेडीयू में शामिल होने के लिए? हमारे पास उससे बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे पास हर जगह नेता है। हमारा जो चुनाव हारा है, वहाँ से जो हमारे कैंडिडेट चुनाव हारे हैं, वो 2 बार से एमपी थे, इस बार 20,000 या 19,000 वोटों से मात्र हारे हैं। हम किसको किसको बुलाते रहे? जो जीते उसी को हम बुलाते रहे पूरे देश में। अपने क्षेत्र के लिए वो एक जन, अपने क्षेत्र के लिए जन नेता है, तो 20,000 वोट से तो जीते हैं चुनाव। हमारा कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, अगली बार उनको 50,000 वोट से हराएगा, 1 लाख वोट से हराएगा। 20,000 वोट से चुनाव जीते हैं। और मेरे तो, मैं अपने जो इतने सालों से मेरे लिए काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है और इतना पॉपुलर है मेरा जो लीडर है, उसको मैं छोड़कर इनको बुला लूं क्योंकि चुनाव जीत गए, तो अपॉर्चुनिस्ट हो गए ना हम लोग भी। मतलब कुछ ऐसा चर्चा नहीं हुआ कि निशांत को कब लॉन्च करना है कुछ? भाई, मैं फैमिली मेंबर नहीं हूँ नीतीश कुमार जी का, मैं उनके पार्टी का एक वर्कर हूँ, तो मैं फैमिली वाली बात कैसे बता सकता हूँ? पारिवारिक बात मैं नहीं बता सकता। लेकिन सर, आखिरी सवाल, क्या समीकरण होगा सीट बंटवारों का?
समीकरण मतलब मैंने समझा। कितने कितने सीट? नंबर्स। हाँ, मैंने कहा ना कि नंबर्स मैं नहीं, मेरा आप डिसीजन 3 नहीं डिजिट में है। रहेंगे? हाँ, बीजेपी भी 3 डिजिट? बीजेपी तो बीजेपी जानेंगे ना, बीजेपी का बीजेपी से बताएंगे, हम अपनी बात बता सकते हैं, बीजेपी का बात नहीं बता सकते। अगर आप 3 डिजिट में रहते हैं यानी कि 100 माने मिनिमम। नहीं नहीं, हम देखिए, हम पिछली बार 115 सीट पे लड़े थे, तो हम लोग का टारगेट उतना ही का है, उतने पे हम काम कर रहे हैं। उतने मांझी जी सीट को आप अपने कोटे से देंगे या बीजेपी वाले कोटे देखिए, से? कोटा और ये सब कुछ नहीं होता है एनडीए में, कोई कोटा नहीं, कोटा सिस्टम कोई थोड़ी है, सरकारी काम थोड़ी है कि कोटा मिलेगा। इधर आपस में जो जहाँ चुनाव जिस तरह जितनी ताकत रखता होगा उतनी उसकी दी जाएगी। अगर मान के चलिए कि थोड़ा बहुत मार्जिन का अंतर रहा, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतने के बाद भाग गए तो? देखिए, आज उपेंद्र जी हम लोग के साथ हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। कौन किसके साथ रह सकता है, कौन भाग रहा है, कौन जानता है इस दुनिया में? आप किसी के दिल में तो नहीं घुस के बात कर सकते हैं ना, तो हम कैसे बोलें? वो तो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक मजबूत स्तंभ है हम लोग के एनडीए के। तो उपेंद्र कुशवाहा 1 डिजिट में रहेंगे या 2 डिजिट में? ये भी नहीं बता सकते, उनके बारे में हमको कुछ भी नहीं इकाई पता। सीट मिलेगी या दहाई? मैं नहीं बता सकता, एकदम जीरो। आपका आप सवाल बता ही नहीं रहे हैं। आप सवाल गलत पूछ रहे हैं हमसे। जो मेरे रेंज का सवाल है पूछिए, मैं सब बताऊंगा। जेडीयू के रणनीतिकार से सवाल नहीं, आप जेडीयू की बात हमने आपको बताई, हम बीजेपी का बात ऐसा कैसे थोड़ी होता है बताएंगे? कि आप लोग बैठते होंगे तो चर्चा नहीं, होती बीजेपी होगी। के लोगों से बहुत कितना चर्चा- मांग रहे हैं वो सीट? कौन? नहीं, हम लोगों से नहीं मांग रहे हैं, तो आप बीजेपी के किसी बड़े नेता से पूछिए, वो बता देंगे। अच्छा, मतलब वो बीजेपी कोटा में है? बीजेपी देखिए, बीजेपी अगर के साथ, एनडीए के साथ जो जुड़े हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी से ही बात करेंगे ना। तो बीजेपी से बात करें, बीजेपी के लोग को पता होगा, हमें नहीं पता है। उनका सीट मैं कैसे बता सकता हूं? उनका सीट या मांझी जी का सीट या किसी का नहीं बता सकता, मैं बीजेपी का भी नहीं बता सकता, क्योंकि एक जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो कोई आगे पीछे होगा ही थोड़ा बहुत। कौन कितने सीट पे लड़ेगा इसका अंदाज, लेकिन हाँ, ये मैं बता सकता हूं कि हम पांचों लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और मैक्सिमम सीट लाएंगे, ये मैं बता सकता हूं। तो ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने कुछ बातें बताई और कुछ बातें छुपा ली। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं अभिरंजन, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।